वेलकम बैक टू हिंद खोज डिक्शनरी। आज का हमारा सेशन है इंग्लिश इडियम्स यानी कि अंग्रेजी मुहावरों पे। ये इस टॉपिक का पार्ट 6 है। इस सेम टॉपिक के रिगार्डिंग 5 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप रेफर कर सकते हो। उम्मीद है वो सारे 5 पार्ट्स आप सबने देख लिए होंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन पार्ट 6। आज के इस सेशन का हमारा सबसे पहला इडियम है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी धीरे और स्थिर तरीके से दौड़ जीत सकते हैं। ये इडियम ये कहना चाहता है कि धीमी उत्पादक प्रगति सफलता की ओर ले जाती है। कहते हैं रिलायबिलिटी गति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। धीमी गति से कार्य हो रहा है अगर, तो स्टेडीनेस नियमता होनी चाहिए, जरूरी है। स्थिरता जरूरी है। धीमी गति से ही सही, लेकिन वो चलता गया बिना रुके, इसीलिए वो जीत सका। राइट? कुछ याद आया? यहाँ हम रैबिट और टॉर्टोइस की कहानी सुनने की बात कर रहे हैं। सुनी होगी ये कहानी सबने। कैसे कछुआ जीत गया खरगोश से। राइट? टॉर्टोइस स्लो था, लेकिन वो रुका नहीं। बिना रुके उस रेस को खत्म करने के लिए वो चलता गया। राइट? जबकि रैबिट उस ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया कि मैं रेस्ट कर लेता हूं, मुझे तो जीतना ही है कैसे भी। लेकिन नहीं, वैसा नहीं हुआ। इसीलिए ये इडियम कहा जाता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्टेडी रहना बहुत जरूरी है। राइट? गति चाहे स्लो हो, धीमी हो, लेकिन स्थिरता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को जीतने के लिए। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। Thus, slow and steady wins the race, but टाइमिंग इज एवरीथिंग। लेकिन देखिए ये एग्जांपल क्या कह रहा है। इस प्रकार धीमी और स्थिर दौड़ जीती जाती है, लेकिन समय ही सब कुछ है। राइट? यस, ये एग्जांपल सुन के, टॉर्टोइस और रैबिट की वो स्टोरी सुन के, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये इडियम एकदम ही क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सबको। यस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। अगला इडियम हमारा है टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। नमक से लेना नहीं, टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी किसी बात पर पूरी तरह विश्वास न करना। डोंट टेक एनीथिंग टू सीरियसली, इसे बहुत गंभीरता से ना लेना, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहीं कहीं बात गलत हो सकती है, मिसलीडिंग हो सकती है, हो सकता है कि वो बात झूठी है। इसीलिए किसी भी कही हुई बात पर भरोसा या विश्वास ना करे। टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जब ये सेंटेंस, ये इडियम कहा जाता है, तो समझ जाना है कि ऐसा कहा जा रहा है कि दी गई जानकारी, इंफॉर्मेशन या कोई भी मैसेज उस पर पूरी तरह से भरोसा ना करे। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। टेक हिज वर्ड विथ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। Take his words with the grain of salt. He always exaggerate. क्या कहा जा रहा है? उसकी बातों पर पूरा भरोसा न करें। Don't trust his words. ना करें। क्यों? क्योंकि वह हमेशा अतिशयोक्ति करता है। He always exaggerates. हर बातों को बढ़ा चढ़ा के, तोल मरोड़ के कहता है। तो वो सच हो ऐसा जरूरी नहीं है। राइट? यस। फिर हमारा नेक्स्ट इडियम है एलिफेंट इन द रूम। इसका ये मतलब नहीं होता कि कमरे के अंदर हाथी आ गया है। याद है ना, हमने पहले ही कहा था इंडिविजुअल वर्ड का मीनिंग अलग होता है, और जब वो इडियम फॉर्म होता है तो उन इंडिविजुअल वर्ड्स का मीनिंग अलग होता है, सेम नहीं रहता। तो यहाँ एलिफेंट इन द रूम, इस इडियम का मीनिंग है स्पष्ट समस्या या कठिन स्थिति जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं। समस्या है, स्पष्ट तरीके से पता चल रहा है कि कठिनाइयां है, समस्या है, लेकिन जानकर समझकर लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, उसे डिस्कस नहीं करना चाहते। उसके कई रीजन हो सकते हैं। उस समस्या को इग्नोर करने का रीजन हो सकता है कि शायद वो सिचुएशन को डील करने के लिए काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। पीपल चूज टू इग्नोर दैट सिचुएशन। व्हाई? बिकॉज दे फील
दे माइट फील अनकंफर्टेबल, उन्हें कंफर्टेबल नहीं लग रहा होगा, राइट। कुछ बड़ा जिसे लोग अनदेखा करना चुनते हैं क्योंकि इससे निपटना असहज होता है, तो उसे कहा जाता है एलिफेंट इन द रूम। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। द एलिफेंट इन द रूम दिस वीक इज हाउस प्राइस इन्फ्लेशन। क्या कहा जा रहा है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं ये सप्ताह, वह टॉपिक क्या है इस वीक में, हाउस प्राइस इन्फ्लेशन। समस्या है वो, ये एक प्रॉब्लम है हाउस प्राइस इन्फ्लेशन, लेकिन सब समझ के जान के पता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, उसे सॉल्व करना नहीं चाहते, तब हम कहते हैं एलिफेंट इन द रूम। फिर हमारा नेक्स्ट इडियम है पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। यस, वेरी ट्रू। कई बार जो काम वर्ड्स वर्बल चीजें नहीं कर पाती, वो काम एक सिंपल पिक्चर कर जाता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी एक दृश्य प्रस्तुति किसी चीज को बहुत प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर सकती है, या a visual presentation can communicate something very effectively। जब कोई चीज एक कॉम्प्लेक्स होती है, कई बार कुछ मल्टीपल आइडियाज होते हैं, शायद वो बात वो चीज बोल के बयां नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, कन्वे नहीं कर पाते हैं, लेकिन वही सेम चीज एक पिक्चर में बना के या एक पिक्चर की तरह दिखाई जाए, एक फोटोग्राफ दिखाया जाए, या एक, तो वो इजीली कन्वे हो जाती है, लोगों तक पहुंचती है, अच्छे से लोग उसे समझ लेते हैं। यस, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हैव यू सीन दिस इमेज ऑफ एना, अ पिक्चर रियली इज वर्थ 1000 वर्ड्स। देखिए, ये एग्जाम्पल सुनते ही और भी अच्छे से समझ आ रहा है। क्या आपने देखी है एना की ये तस्वीर? यस, हैव यू सीन दिस इमेज? ये एक तस्वीर वास्तव में 1000 शब्दों के बराबर है। क्या कहा जा रहा है, पिक्चर रियली वर्थ 1000 वर्ड्स। वो फोटो देख के शायद उन्हें वर्बली नहीं समझ आ रहा हो, मे बी वो हैप्पी पिक्चर है, दिख रही है उसकी खुशी उस फोटो से ही, तो वो फोटो देखना ही इनफ है, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पिक्चर ही 1000 शब्द के बराबर चीजें बयां कर रही है। yes. फिर हमारा नेक्स्ट इडियम है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सुना है ये सबको समझना भी चाहिए। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर यानी किसी पुस्तक को उसके आवरण से न देखे। यहाँ पे बात लिखा हुआ है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन यहाँ पे बुक का मतलब पुस्तक तो है ही, यहाँ कोई चीज भी है, कोई वस्तु भी है, कोई भी मैटर है, सिर्फ दिखावे पे ना जाना। दिखावा देख के, उसका बाहरी अपीयरेंस देख के उसे जज नहीं करना है। डोंट रिलाई ऑन लुक्स व्हेन जजिंग समवन और समथिंग। किसी को किसी चीज के मूल्य या मूल्य को केवल उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए, राइट। किसी को किसी चीज को, वैल्यूएबल चीज हो या कुछ वैल्यू रखने वाली चीज हो, कोई भी चीज रहने दो, सिर्फ उसे बाहरी रूप के दिखावे से नहीं आंकना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। Do not form opinion of a person's character by looking at his appearance। देखिए, you can't judge a book by its cover। क्या कहा जा रहा है, किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में राय न बनाएं। किसी पुस्तक को यस उसके आवरण से नहीं आंक सकते। देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी का कैरेक्टर सिर्फ उसकी अपीयरेंस देख के जज मत करो, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुक को उसके कवर से जज नहीं किया जा सकता। जब तक आप बुक पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि अंदर क्या है क्या नहीं है। सिर्फ उसका ऊपर का कवर देख के हमने जज कर लिया कि ये बुक तो बहुत अच्छी है या फिर ये बुक तो बिल्कुल ही बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। फिर हमारा नेक्स्ट इडियम आता है बैक टू स्क्वायर वन या बैक टू स्टार्ट।
फिर से वहीं पर जहां से शुरू हुआ था, राइट। जैसे मैं कहूँ तो माय फर्स्ट बिजनेस फेल्ड, मेरा जो स्टार्टअप बिजनेस था वो फेल हो गया। सो आई एम बैक टू स्क्वायर वन बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, यानी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, वो फेल हो गया, थोड़े कदम मैंने बढ़ाए उस काम की तरफ लेकिन वो चला नहीं, तो मैंने जहां से शुरू किया था मैं वापस शुरू पे ही आ गई, बैक टू स्क्वायर वन। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, राइट। यस, I picked up all the leaves and branches from my lawn yesterday, but there was a storm last night and now I am back to square one. क्या कहा जा रहा है? मैंने कल अपने लोन से सभी पत्ते और शाखाएं उठाई, लेकिन कल रात को तूफान आया था और अब मैं वहीं वापस आ गई हूँ। मतलब पूरी सफाई की मैंने, पत्ते उठाए, ब्रांचेस उठाए, सफाई कर दी, लेकिन जैसे ही स्ट्रोम आया फिर से सब कुछ फैल गया। तब हम क्या कहते हैं? बैक टू स्क्वायर वन, जहां थे वापस वहीं के वहीं। यस। फिर जो हमारा नेक्स्ट इडियम है वो है बी इन सेवेंथ हेवन। क्या ये सुना होगा? सातवें आसमान पर होना, वही है ये इडियम, बी इन सेवेंथ हेवन, यानी बेहद खुश होना, बेहद खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी, राइट। प्रमोशन होता है तब हम बहुत ही खुश होते हैं, या फिर किसी स्टार्टअप को सक्सेस मिल जाता है, हो सकता है किसी ने कुछ पहली बार करने की कोशिश की हो, उसमें सफलता हासिल हो गई हो, तो क्या कहते हैं? आई एम ऑन द सेवेंथ स्काई, सेवेंथ हेवन, बी इन सेवेंथ हेवन, बेहद खुश होना। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। नाउ दैट ही इज बीन प्रमोटेड, he is in seventh heaven। स्टार्टिंग में ही हमने ये सुना प्रमोशन के बारे में, राइट। अब जबकि उनका प्रमोशन हो गया है, वह सातवें आसमान पर है, राइट, क्योंकि वो एक कदम अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। यस। फिर जो नेक्स्ट इडियम है वो है कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, यानी क्या होता है? समथिंग दैट इज अननीडेड, कुछ फालतू या अनावश्यक करना या लाना, उसे कहा जाता है कैरी कोल्स टू न्यू कैसल। कुछ ऐसा लाना जो कि अननेसेसरी है, अननीडेड है, जिसकी जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, या फिर कुछ ऐसा करना जो अनावश्यक है, फालतू है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, ये इडियम एकदम ही अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, Studying the night before the exams are nothing but carrying coals to new castle। समझ आया? क्या कहा जा रहा है? परीक्षा के एक रात पहले पढ़ना बेकार है, व्यर्थ है, राइट। एग्जाम्स प्री शेड्यूल्ड रहती है, हमें पता होता है कि एग्जाम्स कब आने वाली है, कब होने वाली है, समय रहता है पूरा हमारे पास, लेकिन वो समय में हम पढ़ते नहीं है। आखिरी रात, एक रात पहले जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम वो जो कोर्स रहता है उसे फिनिश तो नहीं कर पाते हैं, तो वो तब करना व्यर्थ है, अननेसेसरी। कैरी कोल्स टू न्यू कैसल। फिर हमारा नेक्स्ट इडियम है च्यू द फैट, किसी के साथ लंबी बातचीत करना, उसे कहा जाता है च्यू द फैट। इनफॉर्मल बातचीत हो सकती है, घंटों तक गॉसिप करना हो सकता है, किसी के साथ ऐसा कन्वर्सेशन जिसका कोई मतलब ही नहीं है, बस बातचीत करते रहते हैं लंबे समय तक, उसे कहा जाता है च्यू द फैट, राइट। यस, एग्जांपल के साथ देखते हैं। They met up once a year to chew the fat about the old days। वह साल में एक बार मिलते थे और घंटों पुराने दिनों के बारे में बात करते थे, है ना, होता है कई बार ऐसा। yes। फिर हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो है चक्कावुबली। क्या कहा जाता है? यानी बहुत गुस्सा या परेशान होना, अचानक से गुस्सा आना या बहुत गुस्सा करना, उसे कहा जाता है चक्कावुबली। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। I know you are upset, but don't chuck-a-wobbly in your meeting with the boss। He won't like it। क्या कहा जा रहा है? मुझे पता है कि आप उदास हो, you are upset, लेकिन बॉस से अपनी मुलाकात में नाराज न होना। बॉस के साथ जो आपकी मुलाकात है उसमें नाराज ना होना, गुस्सा न दिखाना। क्यों?
क्योंकि हो सकता है कि उन्हें वो पसंद नहीं आएगा। डोंट चक अ बुबली, राइट। तो ये हमारा आज का सेशन था इडियम वर्ड्स के रिलेटेड। उम्मीद है आपको सारे इडियम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एकदम ही क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलता रहे, राइट। तो अब हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।